तो हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीन एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए आप लोग को जो है आज मैं मैथमेटिक्स का जो है बिहार बोर्ड का 100 ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ और आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और मेरे साथ जो है खुद मार्किंग कीजिए। ठीक है, हम स्लो मोशन में चलेंगे ताकि आप लोग जो है उसका मार्किंग अच्छा से कर सकें और इसके बाद उसको काउंट कीजिएगा जो आपका कितना परसेंट जो है ऑब्जेक्टिव आपका सही जा रहा है। ठीक है, तो चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो चलिए अब चलिए पहला प्रश्न है आपका, प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न किस प्रकार की परमेय संख्या का दशमलव रूप है? ए में है अपरमेय संख्या, बी में है परमेय संख्या, सी में है पूर्णांक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसका क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा आपका बी। क्या होगा? परिमेय संख्या। इसका उत्तर आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा आपका? आपका उत्तर हो जाएगा परिमेय संख्या। चलिए आगे फटाफट बढ़िए आगे। नेक्स्ट में है पाई एक दशमलव प्रसार होगा शांत अशांत आवर्ती, सी में अशांत अनावर्ती और ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी में, इसका सी हो जाएगा अशांत अनावर्ती। क्या हो जाएगा? सी अनावर्ती हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में है √11 किस प्रकार की परिमेय संख्या है? ए में है अपरिमेय संख्या, बी में है सम संख्या, सी में है परिमेय संख्या और डी में है विषम संख्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़िए, लिखा हुआ है यदि दो संख्याओं को लघुत्तम समावर्त्य एक महत्तम समावर्त्य समान हो तो वे सामान्य संख्याएं होगी। क्या होगी? अभाज्य संख्या, योग रूढ़ संख्या, समान संख्याएं और सह अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर आपका हो जाएगा सी समान संख्याएं। समान संख्याएं। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे है इसका उत्तर प्रश्न देखिए 5 में 3.223222 ऐसे ये चलते रहेगा। ये जो भाई साहब है ये रिपीट होते रहेगा। ठीक है, तो ये किस प्रकार की संख्याएं हैं? क्या है? पूर्णांक है कि भिन्न है कि परमेय है कि अपरमेय है? तो इसका होगा अपरमेय। अशांत संख्या है, ये अपरमेय हो जाएगा। तो अगर अपरमेय आप मारे हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़िए। 6 नंबर में है द्विघात बहुपद ax स्क्वायर का आलेख किस प्रकार का होता है? द्विघात बहुपद ax स्क्वायर का आलेख जो है किस प्रकार का होता है? कि क्या ये वृत्ताकार होता है कि त्रिभुजाकार होता है कि परवलयाकार होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो क्या होता है बड़ी? तो ये परवलयाकार होते हैं। इसके बाद आगे बढ़िए। यदि द्विघात देखिए, यदि द्विघात ब्रैकेट में है k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्य -3 है तो k का मान क्या होगा? k का मान क्या होगा? तो इसका उत्तर क्या होगा बुआरी? इसका जो है द्विघात समीकरण का जो है इसका एक शून्य दे दिया है तो k का मान क्या होगा? तो इसका k का मान होगा ये 4/3 हो जाएगा। 4/3 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए 4/3 हो जाएगा। तो देखिए a बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा k-1, b बराबर आपका हो जाएगा k और c बराबर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस पर मान बैठाइए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इस पर जो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है 8 नंबर में चलिए लिखल है 8 घात वाले किसी बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है? ठीक है,
तो इसकी शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? n घात वाले किसी बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो शून्यकों की अधिकतम संख्या हमारे विचार से a यानी n हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसीलिए जो संख्या रूट में रहे, अब वो मान लीजिए अंग्रेजी अक्षर है, ठीक है, ABCD का कोई भी अल्फ़ाबेट जो है अगर आपका अंडर रूट में हो कोई भी, या जेड हो, कुछ भी हो, अंडर रूट में हो, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ये तो x से बाहर है तो ये बहुपद है, ये तो बहुपद हो जाएगा। अब एक चीज़ और देखिए, ये भी x जो है हमारा जो है रूट में नहीं है या डिवाइड में नहीं है। डिवाइड में या रूट में नहीं होना चाहिए। अगर डिवाइड में या रूट में है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर वो दोनों से मुक्त है तो वो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, यहाँ पर द्विघात बहुपद नहीं है वो पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए एक्स का जो पावर एक्स जो है वहाँ पे डिवाइड में है, बट्टा में है, इसीलिए इसका उत्तर यही हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, कहेगा सर यहाँ तो √5 जो रूट में है सो नहीं, हमको गणित मैथमेटिक्स वर्ड से कोई मतलब हमको नहीं है, हमको सिर्फ ABCD का अल्फ़ाबेट से मतलब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा बी नंबर। चलिए अब लिखल है, जिस समीकरण युग में लेखा चित्र एक दूसरे के समानांतर हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? विरोधी या अविरोधी या आश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहा जाता है विरोधी। विरोधी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता है? विरोधी कहा जाता है। ठीक है, फिर चलिए 11 में, समीकरण 2x - 3y = 14 में यदि x = 1 हो तो y का मान होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए x का मान क्या होगा? यहाँ पर जो है x का मान 1 है, तो यानी ये समीकरण जो आपका दिया हुआ है, ये समीकरण जो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, तो 2 × x = 1 है -3y बराबर इसका हो जाएगा 14 है ना, 14। इसके बाद कोई पेन है, खलिया पेन। इसके बाद 2 × 2 हो जाएगा -3y = आपका हो जाएगा 14। ठीक है, इसके बाद इस 2 को इधर लेके आएंगे तो इधर देखिए -3y = 14 में से इसको मतलब 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। तो अब आपका हो गया 3y = 12। तो y का मान y बराबर कितना है? 3 × 4 = 12 4। तो इसका उत्तर क्या हो जाइए? 11 का उत्तर क्या हो जाइए? -4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ था तो यही माइनस यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है ना, हाँ, तो यहाँ पर यही आपका उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत? खलिया पे ना ठीक है, चलिए अब 12 नंबर में चलिए। 12 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन द्विघाती समीकरण के हल है? द्विघाती समीकरण के हल है। निम्नलिखित में से कौन द्विघाती समीकरण के हल है? तो इसका उत्तर क्या होगा बउआरी? हाँ, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए से हमको बताइए। निम्नलिखित इसको निकालना पड़ेगा आपका 2x² - 5x - 3 = 0। तो यहाँ पर 2x² माइनस इसका माइनस हो जाएगा यहाँ पे 6x + 2x = -3 बराबर 0 जो भी हो। अब इसमें हम 2x कोमा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x - 2 × 6, फिर यहाँ भी आ जाएगा x - 3 3 × 3, तो यहाँ पर है प्लस, तो हो गया प्लस। तो अब ये 2x देखिए यहाँ पे, यहाँ तो x = 3 आ रहा है आंसर में, और यहाँ पर 2x + 1 है। क्या है 2x + 1 कितना?
अब यहाँ पर आया था 2x + 1 इक्वल टू में था 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर -1, तो x बराबर आपका हो जाएगा -1/2। तो आपका -1/2 कहाँ पे है? बी नंबर में है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 13 में है द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान हो, तो इसका सूत्र हम क्या बताए थे? क्या होगा? ये होगा कि ये होगा कि ये वो होगा कि ये होगा? तो d बराबर 0 जब वास्तविक और समान हो तो बउआरी d बराबर जो है आपका जो है d बराबर आपका क्या हो जाइए? d बराबर आपका 0 हो जाइए। ये आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलिएगा भैया, ठीक है ना? आप लोग बोलते नहीं हैं। चलिए 14 नंबर का प्रश्न देखल जाओ बाबा। ए बाबू देखो, समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 ... का 12वां पद होगा। तो इसका 12वां पद क्या होगा बउआरी? देखो अब ए बराबर आपका आएगा 5, बी बराबर है डी बराबर आपका हो जाएगा 9 - 5 इक्वल टू में आ जाइए 4, है ना? तो आपको कह रहा है 12वां पद। तो T12 का फॉर्मूला क्या बताए हैं? A + 11D होता है ना? A + 11D। तो A + 11D, तो A + 11D, तो A का वैल्यू कितना है? 5 + 11, और D का वैल्यू कितना है बुआ? 9 में से 5 गया तो 4 था, तो 5 + 11 = 44 जोड़िएगा तो 49 आ जाएगा। तो 49 कहीं दिख रहा है बुआ? अरे डी नंबर, तो ये डी आपका सही हो गया। 15 में प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होगा। प्रथम n संख्याओं का योगफल होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्तर सी। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 16 में चल जाते हैं। 5 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सभी संख्याओं का योगफल निकालें। 5 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सभी संख्याओं का योगफल निकालें। तो इसका उत्तर आपका हो जाइए बी नंबर। ठीक है, बी आपका हो जाएगा। अब कैसे होगा सो हम आपका ट्रिक बता देते हैं। 5 से विभाजित होने वाली 2 अंकों वाली, देखिए 5 से विभाजित होने वाले 2 अंकों वाली संख्या एगो हो गया आपका 10 है, तो 15 भी होगा, 20 भी होगा, ... और एगो संख्या जो है हमारे विचार से 95 भी होगा। 95 के बाद तो आपका जो है 100 आ जाएगा, 3 अंक आ जाएगा ना। अब आपका जो है एपी, इसको एपी बना दीजिए। क्या बना दीजिए? एपी। क्या बना दीजिए? एपी। तो ए बराबर आपका हो गया 5, डीओ बराबर आपका हो जाएगा 10 - 5 = 5। ठीक है, और टी एन का अंतिम सूत्र आपका हो गया 95। इस पर मान बैठा दोगे, ए प्लस n-1d आ बराबर में 95। तो ए 5 ये n तो देले न आ डी भी यहाँ के 5 बराबर में 95। ठीक है, तो अभी देखिए ये 5 जो है, ये 5 जो है इस साइड जाके 90 बन जाएगा। तो आपका जो है n-1 और 5 यहाँ पर आ गया 90। ठीक है, अब देखिए ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 18 × 5 = 90। और ये n इधर जाके जुड़ेगा, तो 18 में 1 जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? 19। तो हमारे विचार से 19 आपका कहीं ऑप्शन में होना तो चाहिए। हाँ, तो यहाँ तो 19 आया, n का वैल्यू आपका 19 आया, यानी आपका n का वैल्यू 19 आया। अब Sn का फार्मूला निकाल दीजिए, n/2 और 2a + n-1d। इस पर मान बैठाइए, n जगह पे आपका 19 बैठाइए। ठीक है, 2 a का वैल्यू 5 था और
और n-1 d, तो फिर 19-1 और d है 5 कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका बी नंबर आपका सही चला जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसीलिए क्या करें, इतना समय नहीं दे सकते हैं, आप लोग इसका कैलकुलेशन खुद कीजिए, कैंडिडेट है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद 17 नंबर में आएंगे तो 17 नंबर में आपका जो है लिखल है दो समरूप त्रिभुज का परिमापों का अनुपात 4:7 है, तो उनकी माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। तो अगर उनकी माध्यिकाओं, यदि उनका जो है परिमाप दिया है ये, तो उनका माध्यिका भी हो जाएगा यही सेम टू सेम, यही डी नंबर बाबू, डी नंबर सही है। ठीक है, आगे बढ़िए। 18 में दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्रमशः 25 और 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल दो ठो का दिया है, दो ठो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, 25 एवं का 36 दिया है, तो उनकी संगत भुजाओं क्या होगी। डायरेक्ट इसको रूट में डालिए, 25/36, इसका निकलेगा 5, इसका निकलेगा 6, यानी इसका अनुपात बनेगा 5:6। तो कहीं बाबू रे दिख रहा है 5:6 दिख रहा है ना, डी नंबर आपका, डी नंबर जो है आपका बिल्कुल सही है, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए 19 नंबर पे चलते हैं। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब होगा। तो 12 सेंटीमीटर त्रिभुज का शीर्षलंब क्या हो ये, तो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होगा। तो आप देखिए, अब देखिए इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर जो है देखिए क्या होगा। तो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्या होता है। तो पहले समबाहु 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो है, नहीं तो एक काम कर सकते हैं इसको, तो ये √3/4 भुजा कितना दिया है, तो भुजा दिया है आपका √3/4 गुने 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144, इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 3 चौका 12, 4 तिया 12, 2 4 छक 24, 36, यानी अब देखिए 36√3 आया यहाँ पे, यानी 36√3 आपका क्षेत्रफल आया, एरिया आया। अब इसे ये समबाहु त्रिभुज होता है, तो इसका भुजा तो 12 दिया है ना, अब इसका शीर्षलंब निकालना है, तो इसका जो है फिर क्षेत्रफल में, इसका क्षेत्रफल में हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार तो सभी 12 है, तो 12, इसका शीर्षलंब यहाँ पर h हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 2 छक्के 12। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका आ गया 36√3 बराबर यहाँ पर 6h। ठीक है, अब इसके बाद हम h का वैल्यू निकालेंगे, h का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर यह कर जाए जाके 36, यानी 6√3 आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो है बी नंबर जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आइए बुआरी 20 नंबर में प्रश्न है। 20 नंबर में प्रश्न है आपका, त्रिभुज ABC में AB बराबर 13, BC बराबर इतना, AC बराबर इतना, तो कोण C का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है। त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, ABC, यहाँ पर जो है AB आपका कितना, सॉरी आपका C जो है ना, C का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर ABC में AB 13, AB आपका 13, ध्यान दीजिएगा, A हो गया, B हो गया, ये आपका C हो गया, है ना 90 डिग्री। यहाँ पे तो 90 तो ऑटोमेटिक 90, यहाँ तो E तो होबे करेगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं। तो ये AB आपका है 13, ये है आपका 5, AC है आपका 5, ये आपका जो है ABC है आपको 12। देखिए तो यहाँ पर जो है ना पाइथागोरस का नियम लागू हो रहा है। क्या हो रहा है, आपका पाइथागोरस का प्रमेय लागू हो रहा है। देखिए 5 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर।
तो यानी 5 25 और 144 बराबर हो गया आपका 169। देखिए तो 169 बराबर 169 है ना, दोनों बराबर आ गया। तो ये पाइथागोरस का है। पाइथागोरस जब ये हो तो समकोण त्रिभुज होगा, और जब समकोण त्रिभुज होगा तो इसका जो है सी जो है ना, यहाँ पर कौन सी का वैल्यू क्या हो जाइए, देखिए यहाँ पर सी बराबर, ये गलत दिया है, सी बराबर यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब जो भी हो, ठीक है। यहाँ पर बी होना चाहिए ना, 90 डिग्री ये होना चाहिए बी सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिंदु 4,7 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? ठीक है, तो इसकी एक्स अक्ष से इसकी दूरी क्या होगी? अगर इसको निकाला जाए तो क्या इसकी दूरी एक्स अक्ष से इसकी दूरी क्या होगी? तो इसका एक्स अक्ष से दूरी इसका 7 हो जाएगा। देखिए इसीलिए चूँकि एक्स ये हो गया ना, ई वाई है 7, तो माने एक्स अक्ष से दूरी यही ना हो गया 7 आंसर। तो इसका ये हो गया आपका 7 आंसर सही है। ठीक है, चलिए बिंदु a,0 एवं 0,a के बीच की दूरी क्या होगी? इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? फटाफट निकालिए बाबू, फटाफट निकालिए। इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी निकालिए। इसका बी हो जाएगा, ठीक है, दूरी बराबर आता है ना, इस मान पे बैठाना है x1 माइनस x2 होता है, माइनस है x2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस दीजिए, फिर x1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, चलिए 23 नंबर पे चलिए। 23 नंबर पे x निर्देशांक को क्या कहते हैं? जो x का निर्देशांक होते हैं उसको क्या कहते हैं बताए थे, आजे तो पढ़ाए थे। तो इसको कोटि कहा जाता है कि उसको कोटि और भुज दोनों कहा जाता है। सभी उत्तर सत्य है, यहाँ पर ए बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, भुज कहा जाता है। ठीक है, फिर चलिए 24 में साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40 का मान क्या होता है? साइन स्क्वायर 50 और साइन स्क्वायर 40 का वैल्यू क्या होगा? तो यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा उसका उत्तर। ठीक है, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइन स्क्वायर 50 है तो वो साइन स्क्वायर 40 का पूरक तो कोस स्क्वायर 50 तो हो ही जाएगा। तो इन दोनों का वैल्यू तो 1 होता है ना, 1। ठीक है, 25 नंबर में क्या होगा? इसको कैलकुलेशन कीजिए, इसको आप कैलकुलेशन कीजिए। हम 1 सेकंड का समय दे रहे हैं। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कीजिए। इसका निकालिएगा, जब भारी सवाल है ना इसको निकालिएगा। इसका हमको नहीं लग रहा है कोई उत्तर, इसका डी होना चाहिए, कोई उत्तर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा बराबर है, किसका बराबर है भाई? कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा किसके बराबर में आएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अब ए क्यों हुआ सो पता तो नहीं होगा आपको, तो देखिए भाई साहब हम बताते हैं। ये देखिए, ये कोस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको ऐसे स्क्वायर थीटा का भी हम होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा? कोस 4 थीटा माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर होगा तो कोस 4 थीटा में बदल जाएगा। ये कोस 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ के बाद कैलकुलेशन कीजिएगा तो हमारे विचार से ये आ जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए 27 में चलिए 10 1 10 2 10 3 डॉट डॉट 10 89 का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका उत्तर आपका क्या होना चाहिए बाबूरी? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा क्या हो जाइए? इसका उत्तर आपका हो जाइए 1 का हो जाइए 1। देखिए इसमें बनाने वाला कोई बात नहीं। जब
टेन थीटा का एक ही मान जो है मतलब जो सीरीज संख्या में हो 1 2 3 4 5 और इस डॉट डॉट चलते जाए तो आँख मूंद लीजिएगा और एक नंबर में कनपट्टी भिड़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। यदि 8 टेन थीटा बराबर 15 तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा? यदि 8 टेन थीटा बराबर 15 तो टेन साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए बाबू, ये 8 टेन थीटा बराबर 15 है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर तो बाद में है 15/8 होगा, यानी P/B। H निकालिएगा तो कितना आ जाइए, 15 को गुना कीजिएगा तो 225 आ 64, तो 225 में से 64 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 में 4 गया तो 1, 2 में से 6 जाएगा तो 6 6 12, कितना आएगा? 17 आएगा ना, 2 8 9 प्लस में है ना, प्लस होगा ये, तो 2 8 9 माने ये रूट में 2 8 9, 2 8 9 का क्या आएगा? 17, तो माने H का वैल्यू क्या हो गया? 17 हो जाए ना, हैं? अब 17, अब इसके बाद साइन थीटा माइनस कोस थीटा का, तो साइन थीटा बराबर आपका देखिए P भी मालूम हो गया, तो P कितना आपको मालूम हुआ था? P 15 था, B कितना था? 8 था, H कितना निकला? 17। मान इस पर बैठाइए, इस पर मान बैठाइएगा तो हमरे विचार से D हो जाएगा, D हो जाना चाहिए 7/17। ठीक है, इसके बाद 29 पे आ जाते हैं। कहाँ पे? 29 पे आ जाते हैं। साइन स्क्वायर साइड प्लस कोस स्क्वायर साइड का वैल्यू क्या हुआ? ये तो फार्मूला है, इसका उत्तर 1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सेक स्क्वायर थीटा A माइनस 4 साइन टेन स्क्वायर थीटा बराबर का मान क्या होना चाहिए? इसका मान क्या होना चाहिए? इसका मान होना चाहिए B होना चाहिए B। अब B क्यों होना चाहिए सो भी हम बता दें। तो देखिए यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लेंगे तो इसको बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, इसको बचेगा सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये 4 गुने इसका वैल्यू क्या होता है? इसका दूर का वैल्यू 1 होता है, अब गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 31 में चलिए। एक गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी? यदि धागे की लंबाई 100 मीटर है, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 क्यों हुआ सो बता ही देते हैं। इसका 50 देखिए, माने एक ये है, इसका लंबाई धागा 100 है, इसका 30 डिग्री का कोण है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/B, तो P/B ई हो गए P, ई हो गए B, ई हो गए H। तब साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 बराबर P/B, तो माने P/, हो गए यहाँ के 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2P बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 2P बराबर हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, तो P बराबर 100 में भागा देंगे 2 से तो 50 ना, तो ये 50 आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 50 आंसर। 32 में 1/√3 है, तो 1/√3 का मान क्या होता है 10 में, तो इसका B हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। दी गई आकृति में त्रिभुज ABC की परिमाप क्या होगी? ABC में क्या परिमाप होगी? कुछ देर वेट कर रहे हैं, बताइए आप लोग। ए आंसर होगा इसका सही। ठीक है, 34 में आ जाइए। 34 में क्या होगा? त्रिभुज में B 90 डिग्री है, BC दिया, AB दिया है, तो कोण ABC में वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या 8 - 6 बराबर 2, तो यानी यहाँ B हो जाएगा आंसर, B हो जाएगा आंसर इसका सही। ठीक है,
इसका बी हो जाएगा आंसर ये। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िए। 35 था, अब चलिए अब 36 में आ जाइए थोड़ा सा। चलिए इधर 36 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होती है। परिधि बराबर क्या बताए थे? 2 पाई आर। तो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का वैल्यू 7। ये 7 7 कट जाएगा तो 22 दूनी 44, यानी इसका डी आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 37 में एक वृत्त की वलय की भीतरी एवं बाहरी त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? फिर 2 पाई आर हो जाना चाहिए। 2 पाई, वलय का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर, तो डबल आर है ना, तो आर स्क्वायर, तो माने छोटा में से बड़ा को घटा दीजिए। तो पाई आर कितना है बार? ये बड़का 10⁻100 माइनस 7 है, तो 7 7 49। ठीक है, तो पाई 100 में से 49 गेले तो कते भेले? 51 भेले रहो, 51 पाई, 51 पाई 51 या 51 पाई एक ही बात भेले। डी नंबर में है, तो डी नंबर इसका सही हो गए। ठीक है, आगे बढ़ो। किसी वृत्त के एक त्रिज्याखंड का परिमाप जो है वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? ये लंबा है, कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। उस शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होगा जिसका त्रिज्या एवं ऊंचाई दिया है? तो देखिए, तिरछी ऊंचाई का सूत्र हम आपको लोग को बता दिए हैं कि एल बराबर जो है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आर कितना है? 3, तो 3 तिया हो गया 9 स्क्वायर में, और एच है, एच कितना? 4 4 चौका 16, दोनों को जोड़िएगा तो 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा? 5। तो इसका 5 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ए आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़िए। आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले से काटे गए बड़े से बड़े शंकु का आयतन क्या होगा? बड़े से बड़े शंकु का आयतन क्या होगा? बड़ी 1/3 पाई आर की होता है ना, तो इसका बी उत्तर तो सही होना चाहिए। बी उत्तर सही होगा। कहीं पानी पिला ना रीमा। आ जल्दी। ठंडा पर ठंडा पानी ला लीजिए। आगे बढ़। किसी बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर है, तो उसका बेलन का आयतन क्या होगा? तो ऊंचाई बराबर भेले 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल है 264 सेंटीमीटर। समझे? तो उसका बेलन का आयतन बराबर क्या होगा? बेलन का आयतन बराबर क्या होगा? तो देखो, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, है ना? है, पाई का वैल्यू मिले 22/7, और आर कितने छे? आर छे यहाँ को अब बराबर में तो 264 है ना, 264 क्षेत्रफल में देवे ना 264। आर स्क्वायर कते छी? आर नहीं देल छे, एच देल छे 14। हाँ, तो ये भेले 7 दूनी 14। अब 22 दूनी 44 आर स्क्वायर ले, अब बराबर में 264। अब क्या होगा? 22 दूनी 44। अब देखो 44 आर स्क्वायर बराबर 264, आर स्क्वायर बराबर 264/44। अब इसको काटो, कितना से कटेगा? ठीक है, अब जितना से कटेगा तो आर निकल जाएगा। आर निकलने के बाद जो है, आर निकलने के बाद जो है इसका आयतन बराबर में सॉरी घबरा दिए। बेलन का जो क्षेत्रफल जो होता है ये होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। बराबर में हो गए यहाँ के 264। समझा?
2 गुने 22/7, आर नहीं दिया है, ये हो गया 14 बराबर 264। ये 7 दूनी 14 कट गया तो 22 दूनी 44 दूनी 88। 88 आर बराबर 264। ये 3 से कितना से कटेगा देखो तो 88 3 से 88 3 से कटेगा ना, 3 से कट गया तो आर भी निकल गया 3, एच भी आपको मालूम है 14, तब आयतन बराबर भेले पाई आर स्क्वायर एच, तब पाई का मान 22/7, आर का मान 3 और एच बदल है 14, ये दोनों 7 दूनी 14, तब 22 3 66 दूनी जो भी हो वो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए डी नंबर। ठीक है। कैलकुलेशन, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। भूल गए रे हीरो। निम्नलिखित में से कौन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? माध्य की, माध्यिका की, बहुलक की, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। श्योर, इनमें से कोई नहीं। माने ये माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप छिए, तो ये गलत भ गए ना। आगे बढ़ल जाओ। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्यिका क्या होगा? प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? 10 होगा, 9 होगा, 13 होगा कि 11 होगा? 10 होगा। हैं? 10 होगा। 10 होगा, बिल्कुल बिल्कुल। वाह 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 वाह, ये 10 बिल्कुल सही होगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य 1 1 3 5 7 ऐसे 10 तक ले जाएंगे, इसका बाद माध्यिका निकाल देंगे। ठीक है नू? गलत बोल दिलियो? ठीक बोल। ठीक बोल। देखाइए दै छियै ना, 1 3 5 7 9 एक के बाद आए। हाँ, इसी टाइप से ले जाओ। इसका माध्यिका निकालोगे तो 13। बहुत समय हो जाएगा ना वीडियो बनाने में ना। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़िए। 45 में निम्नलिखित में से किसका निर्धारण आलेख द्वारा नहीं किया जा सकता है? माध्य का, माध्यिका का, बहुलक का, इनमें से कोई नहीं। माध्य का क्या होगा? माध्य का। माध्य होगा। हाँ, वाह 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 वाह। आंकड़े में परिसर है, परिसर बराबर बताए थे तुमको। परिसर बराबर में क्या बताए थे? परिसर बराबर में बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाना है। सबसे बड़ा संख्या कौन है बाबूरी? 30। इसमें है, सबसे बड़ा संख्या है 30 और सबसे छोटका कौन चाहिए? 5। घटमे तो कोई आते 25। वाह हीरो। कितना आएगा आंसर इसका? बी होगा। बी? यस। ये बी आपका उत्तर बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। संख्याओं के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में एक विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? विषम संख्या की क्या प्रायिकता होनी चाहिए? तो एमें विषम संख्या छाटिए ना रे। एमें छे विषम संख्या 3 5 9 7 और 9। बोले ना? हैं? हाँ। ठीक है। और है कोनो? एक ने है। 1 2 3 4 5 एले। 5 हो गया। हाँ, तो 5 और टोटल संख्या 9 है ना? यस। 3 9 5/9। सी आंसर हो गए सही। यस। वाह हीरो। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता नहीं होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता नहीं होती है, माइनस में कभी नहीं होती है ना। यस। माइनस में कभी नहीं होती है। ठीक है। आगे बढ़ जाओ। एक थैला में 5 जो है उजला 7 लाल, तो लाल गोली निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है। की हो जाता है? ऑटोमेटिक 7 पूछ रहा है। 7 लाल गोली है तो लाल गोली, तो लाल 7 है ना, तो ऑटोमेटिक जेकर बारे में कहते ऊपर में जेते अंश में, तो क्या हो जाएगा उत्तर? 7/12। बी नंबर तुम्हारा सही है। वाह हीरो।
एक पासा फेंकने पर 4 आने की क्या प्रायिकता होगी? 1/6 होगा सर। 1/6। वाह 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 वाह, पासा में 6 परिणाम है। ठीक हो, बिल्कुल सही बोल दिया। इसके बाद बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच दूरी होगी। 4 होगा सर, बी आंसर। क्या होगा? 4 होगा। बी। तो बी केना अइले इससे बात रहले ना, तो बीच दूरी निकालेगी छै। तो देखिए, तो एकरा केना दूरी निकालबै पता हो ना, केना निकालल जाए? तो 2 और माइनस है ना 2, तो 2 + 2 हो गए। तो 2 आ 2 4, तो 4 के स्क्वायर हो गए, प्लस 3 और प्लस 3 3 + 3 3, तो कते भेले? 9 3 3 6 ना, 6 हैं? 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 के स्क्वायर। 36। सूत्र क्या होता है इसका? x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है ना। तो 3 में से 3 गए तो 0 ना हो गए हैं। तो 4 चौका हो गए 16, तो 16 0 तो लिख लेंगे 4। तो 4 देखो इसका उत्तर होना चाहिए कहीं पे। ये सब बी सही है। बी इज अ राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, वाह 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 वाह। 52 में चलेंगे। x² - x + 4 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा C/A। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए बड़े? 1 होगा सर शायद। 1 होना चाहिए। 1 है। सी होगा। इतना के शून्यक हो, अल्फा इंटू बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा बीटा का मान क्या होना चाहिए? -B/A। तो 1 1 कटिए जाएगा तो 1 ही ना आएगा सर। 1 1 1/1 अल्फा प्लस तो -B/A होते हैं ना। ये सर अल्फा प्लस बीटा बीटा के मान होइ छै -B/A। तो यहाँ पर b कते छै? माइनस में छियै ना, तो माइनस तो माइनस माइनस कटि गेलै, तो भेलै 1/1 बराबर 1 के। यस। तो यानी कितना आंसर में छलै? तो ये अहाँ के सी नंबर के साथ जेबे छै ना। सी नंबर में की छियै बारे? ये है सी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका सी उत्तर सही था। ठीक, चलिए अब 53 की ओर जाते हैं। ये छे मस्त सवाल में मस्त सवाल। अल्फा समानांतर एल समानांतर एम हो तब डी का मान क्या होगा? तो डी का मान कह रहल छथिन की होते, तो बता देते हैं। तिर्यक रेखा जे छे, ई जे तिर्यक रेखा हम देख रहल छे, ई कोण आ ई कोण के जोड़े पर हमेशा 90 डिग्री एते या 180 डिग्री एते। कितने दे? 180 डिग्री एते। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब हम चलते हैं। ये जो देखिए 3D और प्लस कते है 50 आ में हम जोड़बे कौन चीज? 2D +20 आ प्लस 20, इन दोनों के जोड़बे तो हमरा 180 अते। कते दे? 180। तो 3 आ 2 5D और प्लस सत्ते भेले 70D, 70 बराबर में 180। तो अब अइले 5D जे छे, 5D जे छे लम से 180 में से 70 ओनी चल गए। ठीक है, तो 5D घट के की एथिन? 110 110 आ ई जे हम काटबै डी बराबर तो की कटथिन? 55, बुझे ना। कैसे जब 22 से भी तो कट जाएगा। 5 110/5 है, तो इसे 2 22 हाँ 22 5 से कर कट ले। सॉरी हम ये 22 से कटेगा बउआ, धिया पुता 22 से कटेगा ये। ठीक है, हाँ 22 से कटते हैं। चलो, यदि ई कोई घटना हो तब PE प्लस PE का मान क्या होगा? ठीक है, तो हमेशा ही इसका 1 होता है। कितनों PE से 50 बेर क्यों न लिखा रहे ये चीज़, कितनों जोर रहेगा ना तो इसका वैल्यू 1 ही लिखना। माने कुल प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है, माइंड में लेके चलिएगा। ठीक है, अब चलिए पाई का वैल्यू पता है ना बाबा? त्रिकोणमिति में पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 180 में 4 से भागा देवे तो कितना आइथिन? 180 में तो पर मान लिया पाई जगह पर 180 भेले आ तो पर पाई जगह पर 180 भेले। तो साइन में साइन 180/4 बराबर 45 डिग्री हो गए, माइनस कोस 45 डिग्री हो गए। ठीक है, अब मान भेटल जाओ। 45 से कट जाए। साइन 45 का मान कितना होता है? सन 45 का मान होगा
1/2। 1/2। हाँ 1/√2 इसका भी होता है 1/√2 है। ठीक है, घट के का आइलो 0, तो 0 है कहीं पे बी में से। बी नंबर में, ये बिल्कुल सही हो गई। ठीक है, देखो एक फार्मूला निकल के आ रहा है यहाँ पे, वर्ग चिन्ह 56 नंबर में देखिएगा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, क्या होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, तो इसका सी उत्तर सही हो जाएगा 56 का। ठीक है, वर्ग सीमा। यही द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू की होते। इसका कैलकुलेशन के लिए हम तुम लोग को समय दे रहे हैं, कैलकुलेशन करो भाई, करो। इसका कैलकुलेशन आपका हमारे विचार से ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 4x² माइनस 3 के शून्य क्या होगा, तो देखिए हम बताते हैं। 4x² जो है ये 4x² माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो 4x² बराबर उधर गए तो 3 स्क्वायर बराबर हो गए 3/4। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो प्लस माइनस में √3/4। ठीक है, अब 3/4 आ गया तो 3 तो नहीं निकलेगा, प्लस माइनस में 3 तो नहीं निकलेगा, प्लस माइनस ये 3 रह गया रूटे में और 4 निकल गया, तो माने एगो प्लस एगो माइनस में 3 रूट है कहीं पे। आ गया, सही है। तो हमारे विचार से कौन होना चाहिए बड़े उल्लू, तो ये होना चाहिए सी नंबर होना चाहिए। अरे बाबू, चलिए आगे बढ़िए। sec² थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है tan² थीटा। क्या होता है tan² थीटा। ठीक, आगे बढ़िए। थीटा कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr²। तो इसका होता है ये डी नंबर। क्या होता है, ये डी नंबर होता है। ठीक है, θ/360 गुणे πr²। ठीक है, 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, शांत। 6/15 का दशमलव प्रसार, अब तुम लोग के माइंड में स्टूडेंट का देखो बाबा, थोड़ा हम समझ दे रहे हैं इसमें। 6/15 तुम लोग के माइंड में एक प्रश्न होगा जी सर, अगर किसी के हर का गुणनखंड में 3, 5, अगर 3, 2 और 5 आवे तो शांत होता है, 2, 5 के अलावा कोई दूसरा आवे तो अशांत होता है। तो यहाँ पर 15 में करेंगे तो ये 15 का तो 3, 5 आ रहा है तो अशांत होना चाहिए। तो तुम अशांत में यहाँ पे 100% जो है बच्चा जो है इसमें मार देगा, लेकिन हम कहते हैं ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इसीलिए पहले ये डिवाइड हो रहा है तो बाबू डिवाइड कर दो ना, 2 तिया 6। ठीक है, और 2 तिया 6, 5 तिया 15। अब आपके पास 2/5 आ गया, बताइए आपका हर में क्या है, सिर्फ 5 है, तो ओनली 4 यहाँ पर शांत होना चाहिए ना। तो ये आपका उत्तर जो है, ये सही हो जाएगा, शांत आवर्ती। ठीक है, चलिए बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योगफल क्या होगा, तो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तब बोले बाबा b कितना है, -4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ 4 और a का वैल्यू 1 है, तो 1 में भागा देंगे तो सिर्फ 4। तो 4 कहीं दिख रहा है का बी नंबर में, तो ये बी नंबर में आपका ये सही है। चलिए आगे। y-5 बराबर 0 के आलेख से प्राप्त सरल रेखा कैसी होगी, y अक्ष के समांतर। कैसी होगी, x अक्ष के समांतर होगा। तो x अक्ष के समानांतर ही होना चाहिए। चलिए 65, यदि 2k - 1, k समीकरण 10x - 9y बराबर 12 के हल हो तो k का मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा बाबा रे हीरो, 65 का क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए b, ये b होगा। कैलकुलेशन किया हुआ है, देख लीजिए। 5x² प्लस 7x - 9 बराबर 0 का विवेचक होगा। विवेचक तो पता है ना बाबा रे आप लोग को, तो पता है ना क्या, a बराबर 5, b बराबर 7, c बराबर -9, d बराबर b² - 4ac।
आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो हमारे विचार से लास्ट वाला डी 229 आएगा। 229 आएगा। इसीलिए आएगा चूँकि माइनस में तो आएगा नहीं, माइनस में तो आएगा नहीं, तो अब या तो ये आएगा तो गुना करिएगा तो हमको ये आएगा। ठीक है, ठीक। के किस मान के लिए x² + 4x + k = 0 का मूल्य वास्तविक और भिन्न होगा? के किस मान के लिए? बी होगा। बी होगा। बी। यस सर। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही बताया तुम। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? योग जब ये रहेगा विषम संख्याओं का वर्ग वाला योग वाला बात रहेगा तो n² पे मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। समांतर श्रेणी माने एपी आ गया ना, तो एपी इतना का 18वें पद का मान क्या हुआ? देखो बुआ, ए बराबर 14, तो डी बराबर क्या होगा? 7 में से 14 गया तो -7, 18 पद को रहा है तो 18 पद बराबर क्या होगा? ए + 17d, ये होगा। ए कितना है? 14, बी कितना है? 17, और डी कितना है? -7। तो 14 - 17, 17 7 की भेले 119, 119, 17 7 119, 119 में से ये घटता है तो की आंसर होना चाहिए? सर 119 में से 14 घटेगा 52, ये होगा डी नंबर 52 आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट, मार्वेलस, थैंक यू। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, समानुपाती होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज हमेशा होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। 119 में से 14 गया तो 105 आएगा। 14 नहीं रही, 18 चले ना, 18वां पद, तो डी जोड़ ली ही 18 भी है। 52 आएगा सब मिला के। तो इसको निकालोगे ना, बच्चा वाला सवाल है, निकालना। ठीक, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, 71 में आ जाइए बाबू। ए त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर बी सी है और ए डी बट्टा डी बी बराबर इतना है, तो ई बट्टा ई सी के बराबर क्या होगा? तो इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा, माने 5/3 ही होगा। आगे अब बताओ बउआ, आज पढ़ाए थे बिंदु -3 या -2 किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश। हाँ, ये अंशु से भी पूछे थे, किस चतुर्थांश में होगा? तृतीय चतुर्थांश में, बिल्कुल सही। चलो ठीक है, बहुत अच्छा बात है। 3 बिंदु संरेख होंगे यदि उनमें से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्या? 0 1 2 इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? 0 होगा सर। 0, बिल्कुल 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 सही। इसके बाद साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा किसके बराबर है? 1/cosec थीटा। साइन थीटा बराबर है, साइन का उल्टा क्या होता है? 1 का उल्टा क्या होता है? 1/cosec थीटा। ये बी नंबर सी बिल्कुल सही है। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कोस थीटा का मान क्या होगा? जल्दी जल्दी, थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो देखो यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा 90/3, यानी 3 डिवाइड करेगा तो 30 आएगा। अब थीटा का वैल्यू 30 आ गया, तो कोस 30 का वैल्यू क्या होगा? √3/2। √3/2। बिल्कुल 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 सही बोल दिया, बिल्कुल 75 का बिल्कुल सही बोल दिया। ये तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसके बाद है 10 15, 10 20, 10 70, 10 75। देखो एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का पूरक है, यानी बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर 15 जो है 75 का पूरक है और ये इसका पूरक है, सब 10 में है, तो 2 ठो तो कोट बन के इसको डिवाइड कर देगा, काट देगा तो एक बचेगा। तो एक इसका आंसर सही होना चाहिए, एक होना चाहिए इसका, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। इसके बाद चलिए, यदि 7 मीटर ऊंचे घर की छाया की लंबाई 7 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? देखिए 7 मीटर ऊंचा घर है, उसका छाया भी 7 है, यानी ये ऊंचा 7 है, इसका छाया भी 7 ही है।
तो इसका यूनियन कोण का होगा, तो टेन थीटा बराबर में क्या होगा 7/7। टेन 1 का मान क्या होना चाहिए, टेन 1 बचा, टेन 1 का वैल्यू क्या होना चाहिए बुआ, टेन क्या होना चाहिए बोलो, टेन थीटा का 7 मीटर घर है, उसका छाया 7 है, तो लंबट्टा आधार 1/1, तो टेन 1 का वैल्यू क्या होता है जल्दी बताओ, टेन 1 का वैल्यू जल्दी 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 बताओ। तो सूर्य का यूनियन कोण क्या होना चाहिए, 45 डिग्री। टेन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 टेन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 जल्दी जल्दी बुआ जल्दी बताओ जल्दी, 1 है। 1 होना चाहिए, टेन 45 का मान होता है। इतना विलम्ब से बताओगे। 78 में वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होता है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है 360 डिग्री। कोई भी वृत्त हो, छोटा हो या बड़ा हो, ये पूरे राउंड करेगा तो यहाँ 360 डिग्री का कोण बना लेगा, ठीक है। त्रिभुज होगा, कोई भी त्रिभुज होगा तो तीनों कोण को जोड़ने पर 180 होगा, चतुर्भुज होगा तो 360 होगा, ठीक है, वृत्त होगा 360 होगा, ठीक है। 79 का देखिए, दी गई आकृति में कोण POQ, कोण POQ यानी ये कोण, और कोण PTQ, T और Q, ये कोण बराबर होगा, क्या बराबर होगा, कितना पर बराबर होगा, जल्दी जल्दी बताओ, 180 डिग्री। कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 180 डिग्री सर, ठीक है। 180 डिग्री पे बराबर होना चाहिए, ठीक है। 180 डिग्री बिल्कुल सही होना चाहिए, 180 डिग्री बाबूरे बिल्कुल सही। चलिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, स्पर्श रेखा की लंबाई होगी क्या होगी, 80 का क्या होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखिए ये वृत्त है, ये केंद्र यहाँ मान लीजिए P है, यानी ये 8 सेंटीमीटर का दूरी है यहाँ पे, ठीक है। इसका त्रिज्या जो है मान लीजिए ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया 6, अब ये होना चाहिए, तो कह रहा ये इसकी दूरी ये निकालने के लिए बोला गया स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये 88 64 और माइनस 6 का 36, इसको घटाइल जाए, घटाइए 32, तो 8 6 14 बचा 5 में से 3 गया तो 2 28, रूट में आया 28, 7 होगा सर, यानी 2√7। वाह 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 वाह, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल दिया, डी होना चाहिए, ठीक है। 81 में दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात x² y² है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होना चाहिए। अब दोनों में से स्क्वायर हट जाएगा, ये तो क्षेत्रफल का है तो भुजा बराबर, तो दोनों स्क्वायर कट जाइए तो यहाँ ए होना चाहिए, ठीक है। अर्ध त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमिति होती है, परिमिति कोई परिधि कहा जाता है, तो 82 का अर्धवृत्त की परिमिति क्या होना चाहिए, जल्दी फटाफट, पायर प्लस 2r, क्या होना चाहिए, पायर अर्ध त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पायर प्लस 2r होगा ना सर, पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त की परिमिति, परिमिति बराबर क्या होता है, वृत्त की परिमिति बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, तो अर्ध परिमिति मतलब आधा, आधा कर देंगे तो पाई आर, तो इसका होना चाहिए बी नंबर, ठीक है। चलिए, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का कोण क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, r² थीटा बटा 360, इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पायर स्क्वायर, जल्दी, पायर² बटा थीटा बटा 360, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, ये होना चाहिए बी नंबर, तो वही तो बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आगे, निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पायर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही। इसके बाद आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है पाई r² h, पाई 4/3 पाई r³ और 1/3 पाई r
तो चलो, गोला का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। देखिए खाली सूत्र आ रहा है। इसके बाद त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और 4/3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए, जिसका इंतजार था ये प्रश्न अब आ चुका है। चलिए, 3, 4, 7, 2, 3, 6, 7, 9, 8, 7 का बहुलक होगा। हुआ क्या होगा? 7। ए नंबर बिल्कुल सही है। बहु माने बहुत, लुक माने देखना। जिसको ज़्यादा बार देखेंगे वही बहुलक कहलाएगा। ठीक है, हंसो मत। संचय बारंबारता वक्र कहलाती है। तोरण, आयत चित्र, दंडलेख, बारंबारता बहुभुज। क्या होगा? क्या होना चाहिए बार? ए, इसका बी होना चाहिए। आयत चित्र। गलती लिख दिए सर, ए होगा। इसका नहीं, तोरण होना चाहिए। नहीं, तोरण होना चाहिए। संचय बारंबारता जो है, संचय बारंबारता में वक्र तोरण कहलाता है। बिल्कुल सही। वह कॉपी कलम हम बोले हैं, फिर भी बोल रहे हैं, कॉपी कलम लेके मिला रहे हैं ना, आप अपना मार्किंग खुद करना है। ठीक है, चलिए। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की क्या प्रायिकता होगी? 1/2। 1/2। बिल्कुल सही। सी नंबर सही है आपका। ठीक। इसके बाद यदि ई कोई घटना हो तो पीई प्लस पीई का मान होगा, क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। हम क्या बोले थे? प्रायिकता का कुल योग, जितना भी प्रायिकता आप निकालिए, पीई 50,000 बार क्यों ना निकालिए। ठीक है, अगर हम पीई जो है 50,000 बार हम निकाल दें, सबका यदि जोड़ कहेगा करने तो एक ही होगा। ये माइंड पे लेके चलिए। इस टाइप का प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में हमेशा ही रहता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। 1, 0,1, -7 और 0.2। क्या होना चाहिए? -7 हुआ सर। -7 बिल्कुल सही है। ठीक है, माइनस में नहीं होती है। ठीक है, थोड़ी देर और बुआ, 5 मिनट और, लास्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, अंतिम क्वेश्चन पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, बोर फील हो रहे होंगे ना, कितना को नींद आता होगा। 1, 2, 3 डॉट एन के माध्य क्या होना चाहिए? n+1/2। क्या होगा? n+1/2। n+1/2 बिल्कुल सी नंबर सही है। इसके बाद आइए 93 का प्रश्न देखते हैं। ये लिखा हुआ है, एक अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोला का आयतन बराबर, हम शॉर्टकट से बता देते हैं, 4/3 पाई आर क्यू। इसका सूत्र होता है आयतन का, होता है ना। अब बराबर में है 19,404। इसके बाद इसको कैलकुलेशन करिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद, हमारे विचार से निकलने के बाद, इसका क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल पे वैल्यू बैठाना है। तो कुल क्षेत्रफल का सूत्र भी अर्धगोला का, यहाँ अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर क्यू। क्या होता है? 2/3। हाँ, बराबर में ये मान जो दिया हुआ वो बैठाइए। इसके बाद निकलने के बाद आपका जो है आर का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू निकलने के बाद जो है फिर अर्धगोला का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इस पर मान जब बैठाइएगा तो आपको आंसर आ जाना चाहिए, इतना तो नहीं आएगा, ये तो कन्फर्म रहिए, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2 वृत्त का क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? बुआ, जब क्षेत्रफल जब दे रहे अनुपात में और उसकी त्रिज्या का अनुपात या भुजा का अनुपात जो भी होता है, अगर त्रिभुज है तो भुजा और क्षेत्रफल वृत्त है तो त्रिज्या। तो एक काम कीजिएगा, इसको सीधे ले लीजिए रूट में, क्षेत्रफल है ना, तो 4:9। इसका जो त्रिज्या यदि निकालना हो तो देखिए, तो ई जो है 4 का क्या निकालिए 2 और 9 का 3, 2:3 आ जाएगा। तो ये 2:3 आपका आंसर। कहीं भी दिख रहा हो तो आराम से मार दीजिए। ठीक है, आगे
किसी वृत्त के एक बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? किसी वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? किसी वृत्त के एक बिंदु पर एक ही, ठीक है। अगर या ये पूछता किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो 2 आंसर। अगर ये से पूछता किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो इसका आंसर अनगिनत, ठीक है। एक बिंदु पर पूछ रहे थे, एक ही। चलिए आगे। एक वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 4√3 मीटर की दूरी पर है, 60 डिग्री है, तो वृक्ष की ऊंचाई क्या होगा? ठीक है, देखिए यानी एक ऐसे है, ठीक है। तो ई हो गए ABC है, तो एकरे कहल जाए पाद बिंदु, ठीक है। ई भेले 4√3 और 60 डिग्री के कोण छिए, ठीक है। ऊंचाई भेले एकरा कहे निकाले ला। तो ये और ये लेंगे, लंब और आधार लेंगे तो tan थीटा पर मान बैठाएंगे, तो tan जो है आपका 60 बराबर P मन ऊंचाई निकालना है, H तो देले है 4√3, ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है बड़े? √3। तो ये हो गए √3 या बराबर में हो गए P/4√3। कोना कोनी गुना करेंगे तो P × P, और ये होगा √3 को √3 से करेंगे तो 3 और 4 से गुना करेंगे तो 12, तो 12 हो जाना चाहिए। तो कहीं 12 है क्या? डी नंबर, ये बिल्कुल सही 12 हो जाएगा, 12 नंबर, ठीक है। अब चलिए 97 आप लोग का जो है समाप्त होने वाला है। tan थीटा बराबर होता है, tan किसका सूत्र होता है? कोट 90 माइनस थीटा इसका होता है ना, ठीक है, बिल्कुल सही। आप स्टूडेंट्स एक चीज़ आप समझ गए होंगे, जो फार्मूला इसमें बहुत सारे देखने को मिला है, तो आप फार्मूला को जरूर तैयारी कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? देखिए फिर से फार्मूला क्या होता है? वाह वाह वाह, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। बिंदु 3,5 किस चतुर्थांश में है? दोनों का दोनों प्लस में ही है, तो ये किस चतुर्थांश में? दोनों जब प्लस प्लस में हो तो बड़े फर्स्ट होता है ना, ये वह ये बिल्कुल फर्स्ट होना चाहिए, ये बिल्कुल ए नंबर के साथ जाना है। किसी बच्चा का जवाब आ रहा है B नंबर, तो बताओ उनको नहीं पता होना, पता है ना। चलिए बाबा आगे की ओर बढ़ जाते हैं अब हम। चलिए लास्ट एंड फास्ट, इसमें जोर से चिल्ला के जवाब दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, इसमें जोर से चिल्लाना है। y लास्ट में है, y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी है, इसको दूरी निकालना है, तो क्या इसका सूत्र होना चाहिए? क्या इसका आंसर होना चाहिए? इसका 3 होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए वो भी हम बताइए देते हैं। तो x यहाँ पे देखिए बुआरी 25 3 तिया 9, तो कैसे आइए रे हीरो? सॉरी नहीं, ऐसे नहीं होगा बुआ उल्लू। y अक्ष है ना, y अक्ष से बिंदु, तो ई y भेले 5 जे छथिन, ई y छिए, y अक्ष से इसका कर दूरी यहाँ से हम 3 पर न जाएंगे, तो ये 3 इसका उत्तर होना चाहिए, जो कि कहाँ पे है? ये जो कि हमको B नंबर में है। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो आप लोग का यहाँ पे आपकी समाप्त हो जाती है, ठीक है, ठीक है। और एक बात और, आपका कुछ हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, आप इसको देखिए। इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप उसको नोट करके जो है उसको बनाना भी है। देखिए धीरे धीरे हम ले जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को उतार के अच्छा से जो है इसको बनाना है। हम धीरे धीरे ले जा रहे हैं, आप लोग इसको देखिएगा। सब का सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जो है आप लोग को होमवर्क के रूप में जो है आप लोग को बनाना है, और इसमें यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए अच्छा लगे तो, ठीक है, ठीक है बुआ। तो आज हम बढ़ जाते हैं इसको।